उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह। देश की राजनीति, आम जन की कहानी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने आज कोतुरा के बाल्जिक हवाई अड्डे पर स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कार्यक्रम में कहा कि सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। राष्ट्रपति ने नारी शक्ति की सराहना करते हुए कहा कि देश की नारी हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है। इसके साथ ही राष्ट्रपति आज मावफ्लांग में एक सभा को संबोधित करेंगे और वर्चुअल तरीके से उन्नत रोंगजेंग मांगसांग एडोक्रे रोड और मैरांग रानीगोटाउन अजुरा रोड का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति शिलांग पिक रोपवे और कोंगथोंग, मावलिंगोट और कुडिनग्रीम गांव में पर्यटक आवासों की आधारशिला भी रखेंगी। शाम को राष्ट्रपति शिलांग के राजभवन में मेघालय सरकार की ओर से उनके सम्मान में आयोजित एक नागरिक अभिनंदन समारोह में भाग लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दक्षिण भारत के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा की शुरुआत आंध्र प्रदेश में वीरभद्र स्वामी मंदिर से करेंगे। वे मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय राजस्व सेवा के 74वें और 75वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ साथ रॉयल सिविल सर्विस ऑफ भूटान के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री कल केरल के गुरुव्यूर मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन करेंगे। वह त्रिप्रयार श्री रामास्वामी मंदिर में भी पूजा अर्चना और दर्शन करेंगे। अपनी कोच्चि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 3 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। ये प्रमुख अवसंरचना परियोजनाएं भारत के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग क्षेत्र में पूरी तरह बदलाव लाने और इसका क्षमता निर्माण करने और इसे आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान आज से शुरू हो जाएगा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से 7 दिन का पूरा कार्यक्रम पेश किया गया है। ट्रस्ट के अनुसार आज प्रायश्चित और कर्मकुटी पूजन के साथ आयोजन की शुरुआत होगी। इसके बाद 17 जनवरी को मूर्ति को मंदिर में प्रवेश कराया जाएगा। इसके बाद हर दिन एक अधिवासिक अनुष्ठान होगा। रामलला की प्रतिमा 18 जनवरी को गर्भगृह में निर्धारित आसन पर स्थापित कर दी जाएगी। पिछले 70 साल से पूजित वर्तमान प्रतिमा को भी नए गर्भगृह में ही रखा जाएगा। वहीं 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा शुरू की जाएगी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक, कैमरा, ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई पिंक ऑटो सेवा को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने इसकी सराहना की है। चंपत राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रदूषण रहित यह वाहन अयोध्या के लोगों के लिए है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास की पहली बैठक चित्रकूट में होगी। इस बैठक का एजेंडा श्री राम वनगमन पथ के 29 स्थलों का विकास करना है जिन रास्तों से भगवान राम वनवास के दौरान निकले थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वच्छता अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर के परिसर की सफाई की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर में पूजा भी की। भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में सफाई की। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश की सभी लोकसभा को क्लस्टर में बांट दिया है। भाजपा ने एक क्लस्टर में 3 से 5 लोकसभा सीटों को रखा है। इसको लेकर भाजपा अध्यक्ष ने सभी क्लस्टर प्रभारियों की बैठक बुलाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में वॉल राइटिंग अभियान में भाग लिया। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में बीआरएस नेता के कविता को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले पिछले साल सितंबर में प्रवर्तन निदेशालय ने कविता को मार्च में दिल्ली शराब नीति मामले की जांच के सिलसिले में समन जारी किया था। ईडी ने राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी के ठिकानों पर छापेमारी की। वहीं खनन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने सपा नेता व पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के मुंबई स्थित ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी ने गायत्री प्रसाद प्रजापति के ठिकानों से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय को अपना बयान दर्ज कराने के लिए तैयार हो गए हैं। 8वें समन के जवाब में मुख्यमंत्री ने एजेंसी को पत्र लिखकर कहा कि वे 20 जनवरी को उनके आधिकारिक आवास पर उनका बयान दर्ज कर सकते हैं। पंजाब में कांग्रेस सरकार में वन मंत्री रहे साधु सिंह धर्मसोत को प्रवर्तन निदेशालय ने वन घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया। ईडी आज साधु सिंह धर्मसोत को मोहाली की विशेष अदालत में पेश करेगी। देश के कई राज्यों में भीषण ठंड पड़ रही है। राजधानी दिल्ली में बीते 4 दिनों से न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से कम बना हुआ है। राजधानी दिल्ली में शीतलहर के बीच बेघर लोगों के लिए रैन बसेरा बड़ा सहारा बना हुआ है। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार में ठंड की स्थिति गंभीर रहने की संभावना जताई है। कर्तव्य पथ पर घने कोहरे के बीच गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल जारी है। दिल्ली में कोहरे और कम दृश्यता के कारण आईजीआई हवाई अड्डे पर कई उड़ानों के संचालन में देरी हुई। वहीं कोहरे और शीतलहर के कारण रेलगाड़ियों के आवागमन पर भी प्रभाव पड़ा है। डीजीसीए ने एयरलाइंस को अपनी उड़ानों में देरी के संबंध में यात्रियों को वास्तविक जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। डीजीसीए ने भीड़भाड़ को रोकने और यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए प्रतिकूल मौसम के हालात में एयरलाइंस को संभावित रूप से 3 घंटे से अधिक की देरी होने पर उड़ान को रद्द करने की अनुमति दी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई। नई दिल्ली में आज ऑटो पीएलआई कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे कॉन्क्लेव की अध्यक्षता करेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद मामले में हाईकोर्ट के सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। भारत अर्जेंटीना के बीच एक अहम समझौता लिथियम के क्षेत्र में हुआ है। समझौते से लिथियम सोर्सिंग के लिए भारत के प्रयासों को और बढ़ावा मिलेगा। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर तीर्थ यात्रा के पास नामखाना काकद्वीप क्षेत्र में 400 तीर्थ यात्रियों से भरी एक नौका दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटनास्थल पर भारतीय तटरक्षक बल ने बचाव अभियान शुरू किया।
तीर्थयात्री मकर संक्रांति के अवसर पर पवित्र स्नान करने के बाद गंगा सागर से लौट रहे थे। माना जा रहा है कि खराब दृश्यता के कारण यह दुर्घटना हुई। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को राजस्व वृद्धि के लिए कर्ज चूक पर दंडात्मक शुल्क लगाने से रोकने वाली संशोधित निष्पक्ष उधारी प्रणाली 1 अप्रैल से लागू होगी। राजस्व बढ़ाने के एक साधन के तौर पर बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां कर्ज भुगतान में चूक पर दंडात्मक शुल्क लगाती रही है। इस चलन से चिंतित आरबीआई ने पिछले साल 18 अगस्त को मानदंडों में संशोधन किया था, जिसके तहत ऋणदाता केवल उचित दंडात्मक शुल्क ही लगा सकेंगे। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एकीकृत शुद्ध लाभ दिसंबर 2023 की समाप्त तिमाही में पिछली तिमाही के मुकाबले 56% घटकर 294 करोड़ रुपए रहा। मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम को बोली के पहले दिन 54% अभिदान मिला। एनएसई के आंकड़ों के अनुसार 1171.57 करोड़ रुपए के आईपीओ को 1,96,19,719 शेयरों की पेशकश पर 1,05,68,425 शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुई। निर्यात संवर्धन परिषद ने वाणिज्य मंत्रालय को सूचना दी कि लाल सागर संकट के बीच माल ढुलाई लागत बढ़ने के कारण भारतीय निर्यातक अपनी खेप रोक रहे हैं। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा कि सरकार ने निर्यातकों को राहत देने के लिए ईसीजीसी को निर्यात कर्ज पर ब्याज दर नहीं बढ़ाने को कहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक नई जमा योजना की घोषणा की, जो प्रतिवर्ष 7.1 से 7.6% के दायरे में ब्याज भुगतान की पेशकश करती है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बयान में कहा कि उसकी विशेष अल्पावधि की खुदरा जमा योजना में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सालाना 7.60% और अन्य लोगों के लिए 7.10% की ब्याज दर पेशकश की गई है। देश का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सेवाओं का निर्यात 2022-23 में 12.2% बढ़कर $193 अरब पर पहुंच गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कहा कि वह अपनी इकाई REC सोलर नॉर्वे AS को लगभग $2.2 करोड़ में एल्केम ASA को बेचने जा रही है। भारत का घरेलू हवाई यात्री यातायात कैलेंडर वर्ष 2023 में सालाना आधार पर 8.34% बढ़कर 15.20 करोड़ पर पहुंच गया है। BSE पर ONGC के शेयरों में 3% की बढ़ोतरी हुई और यह 7 साल के उच्चतम स्तर 230.40 रुपए पर पहुंच गया। भारत में तेल और गैस का सबसे बड़ा उत्पादक ONGC अपनी खोज में एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए टॉप वैश्विक कंपनियों के साथ काम कर रहा है। पिछले 2 कारोबारी दिनों में स्टॉक में 9% की बढ़ोतरी हुई है।
इंडोनेशिया स्थित माउंट लोवोटोबी लाकी की ज्वालामुखी सक्रिय होने से यहां रहने वालों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। इससे निकलने वाली राख से आसमान में धुआं छा गया। सतर्कता बरतते हुए इंडोनेशिया ने फ्लोरेंस द्वीप से लगभग 6,500 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। अभी तक किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। लोवोटोबी लाकी इंडोनेशिया के 120 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। यह देश भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों से ग्रस्त है। दक्षिण अमेरिका के देश वेनेजुएला में हजारों शिक्षकों ने सड़क पर मार्च किया। शिक्षक दिवस पर बेहतर वेतन की मांग को लेकर शिक्षक सड़कों पर उतर आए। शिक्षकों ने कहा कि उनका वेतन पर्याप्त नहीं है। शुक्रवार को केंद्रीय बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वेनेजुएला की वार्षिक मुद्रास्फीति दर पिछले साल 189.8% पर स्थिर रही। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में भारी बारिश के कारण आई भीषण बाढ़ से अब तक 12 लोग मारे गए हैं। शहर में आपातकाल की स्थिति की घोषणा हो गई है। बारिश के कारण सड़कों, शहर की मेट्रो लाइन और लोगों के घरों में पानी भर गया है। राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा की सरकार ने संघीय सहायता की पेशकश की है। यमन समर्थित हुती विद्रोहियों ने अमेरिकी जहाज को निशाना बनाकर एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इस हमले में कोई भी हताहत नहीं हुई है। जहाज के संचालक ईगल बल्क शिपिंग ने कहा कि अदन की खाड़ी से 100 मील दूर जहाज पर हमला किया गया। बीते हफ्ते लगातार 2 दिन अमेरिका के यमन में हुती के ठिकानों पर हमलों के बाद पहली बार हुती की ओर से जवाब दिया गया है। हुती ने कहा है कि लाल सागर में इजराइल की ओर जाने वाले जहाजों पर हमले जारी रहेंगे। जलवायु परिवर्तन, संघर्ष और गलत सूचनाओं के प्रसार को लेकर वैश्विक नेताओं में बढ़ती चिंताओं के बीच वैश्विक आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का आज दूसरा दिन है। बांग्लादेश के नए विदेश मंत्री हसन महमूद ने देश के चुनाव के संबंध में भारत के रुख की सराहना की। नेपाल के प्राधिकारियों ने दक्षिण नेपाल में परसा जिले में नेपाल भारत सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है। ऐसा कुछ दिन पहले पारगमन बिंदु पर कोविड-19 के एक नए स्वरूप का मामला सामने आने के मद्देनजर किया गया है। भारत से लौटने वाले लोगों की जांच के लिए बीरगंज मेट्रोपॉलिटन सिटी में सीमा पर एक स्वास्थ्य डेस्क स्थापित किया गया है, क्योंकि SARS-CoV-2 वायरस का नवीनतम स्वरूप JN.1 धीरे धीरे देश में फैल रहा है। इंडिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता की आज से होगी शुरुआत। टूर्नामेंट को सुपर 750 का स्टेटस मिला। टूर्नामेंट से प्राप्त अंक पेरिस ओलंपिक क्वालिफिकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। HS प्रणॉय ने पहले दौर के चीनी ताइपे के चाओ टिंग चेन को हराया। वहीं लक्ष्य सेन का सामना हमवतन खिलाड़ी प्रियांशु राजावत से होगा। लक्ष्य सेन की नजर दूसरी बार खिताब जीतने पर। रांची में खेले जा रहे FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर में आज भारत का सामना इटली से होगा। भारतीय टीम ने अब तक प्रतियोगिता में 2 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से एक में जीत मिली है और एक में टीम को हार मिली है। भारतीय महिला हॉकी टीम की नजर इटली के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज कर प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में जगह बनाने पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेघालय गेम्स का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति के साथ साथ कई गणमान्य हस्तियों ने भी भाग लिया। लायनल मेसी को सोमवार को लंदन में आयोजित कार्यक्रम में 2023 के लिए फीफा बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला। यह तीसरी बार है जब लायनल मेसी ने अवार्ड को हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। स्पेन की आइताना बोनमाटी को मिला साल 2023 की सर्वश्रेष्ठ महिला प्लेयर का अवार्ड। सम्मान हासिल करने के बाद कहा, गर्व है अपनी इस उपलब्धि पर। वहीं साल 2023 के लिए पुरुष वर्ग में बेस्ट कोच का अवार्ड मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर पेप ग्वार्डियोला को मिला। महिला वर्ग में बेस्ट कोच का अवार्ड मिला सवीना विकमान को। उनके प्रशिक्षण में इंग्लैंड की महिला फुटबॉल टीम ने विश्व कप के फाइनल में बनाई थी जगह। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के विजेता सेनेगल ने जीत के साथ की अपने अभियान की शुरुआत। गांबिया की टीम को 3-0 से हराया। सेविया ने लोन पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के मिडफील्डर हनीबल मेजबरी को किया साइन। ऑस्ट्रेलियन ओपन में अमेरिका की स्लोएन स्टीफेंस ने जीता पहले दौर का मुकाबला। ओलिविया गैडिस्की को 6-3, 6-1 से हराया।
ऑस्ट्रेलियन ओपन के मुख्य ड्रॉ में दूसरी बार जगह बनाने वाले भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने जीत दर्ज की, कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुबलिक को हराया। डायरेक्टर नितेश तिवारी फिल्म रामायण को लेकर चर्चा में है। अब बॉलीवुड एक्ट्रेस लारा दत्ता और देओल ब्रदर्स की फिल्म में शामिल होने की खबर सामने आ रही है। रामायण में रानी केकई के किरदार के लिए एक्ट्रेस लारा दत्ता को अप्रोच किया जा रहा है। साउथ एक्ट्रेस सिल्क स्मिता की रहस्यमय मौत आज भी सुर्खियों में है। अब सिल्क स्मिता की लाइफ पर बायोपिक बन रही है जो इसी साल रिलीज होनी है। इस बायोपिक में उनकी लाइफ से जुड़े कई पहलू देखने को मिलेंगे। हाल ही में भारतीय पूर्व बल्लेबाज युवराज सिंह की बायोपिक को लेकर चर्चाएं तेज हैं और क्रिकेटर ने खुद ये बता भी दिया है कि अगर उनकी बायोपिक आती है तो रणबीर कपूर उनकी बायोपिक के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। युवराज सिंह ने कहा कि जल्द ही सबके लिए गुड न्यूज लेकर आएंगे। शाहरुख खान की फिल्म डंकी की 25वें दिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करीब 460.70 करोड़ हो गया है। फिल्म डंकी सलमान खान की सुपरहिट फिल्म टाइगर 3 को पीछे छोड़ने वाली है। बिग बॉस 17 से बाहर आने के बाद समर्थ जुरेल ने अपना पहला वीडियो शेयर किया है। इसमें उन्होंने बिग बॉस की जर्नी के दौरान सबसे खास शख्स मनारा चोपड़ा के साथ यादें शेयर की। उन्होंने एक्ट्रेस को अपने सबसे करीब बताया। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर विजय सेतुपति आज अपना 45वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरी क्रिसमस एक्टर कई तमिल फिल्मों में काम और दमदार किरदार के लिए जाने जाते हैं। विजय सेतुपति को नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। हाल में ही बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ को एक सोशल इवेंट में स्पॉट किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जैकी इस वीडियो में राम मंदिर की सीढ़ियों पर पोछा लगाते नजर आ रहे हैं। एमी अवार्ड्स 2024 के विजेताओं का ऐलान हो गया है। विजेताओं के नाम की पूरी लिस्ट सामने आ गई है। पूरी अवार्ड नाइट में सक्सेशन और द बियर सीरीज का जलवा देखने को मिला। इसके अलावा बीफ के भी काफी चर्चे रहे। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।